हेलो दोस्तों। एक महिला डॉक्टर जो है मेहंदी लगाकर बढ़िया दुल्हन के जोड़े में बैठ पहनकर रजिस्ट्रार ऑफिस जाती हैं और रजिस्ट्रार ऑफिस में बैठे बैठे काफ़ी इंतज़ार करती हैं कि कब मेरा दूल्हा आएगा और हम लोग रजिस्ट्रार के सामने अपनी शादी करेंगे और शादी करने के बाद कब ये अपने घर हमें लेके जाएगा। फिर वहाँ पे बैठे काफ़ी इंतज़ार कर रही होती हैं वो लेडी डॉक्टर। और बैठे 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 1 घंटा बीतने के बाद फिर वो फ़ोन लगाती हैं लड़के को, लेकिन लड़के का फ़ोन स्विच ऑफ जाता है। फ़ोन स्विच ऑफ जाता है तो वो परेशान हो जाती हैं। वो सोचती हैं कि पता नहीं क्या बात है कि वो लड़का आया नहीं और पता नहीं कोई बात हो गई, क्या हुआ। फिर वो सोचती हो सकता है कि अभी नहीं तो कुछ देर बाद फ़ोन खोलेगा, कुछ देर बाद आ सकता है, तो वो बोलती नहीं है, चुपचाप बैठी रहती है किनारे। और फिर वो चुपचाप बैठे बैठे टाइम हो जाता है, 1 बज जाता है, 2 बज जाता है, 3 बज जाता है। फिर दोस्तों इंतज़ार करते करते उनका 5 भी बज जाता है और 5 बनने के बाद वो घर चली जाती हैं क्योंकि रजिस्ट्रार ऑफिस बंद होने का समय हो जाता है। और फिर वो दो-तीन व्यक्ति अपने घर चली जाती हैं और फिर घर चले जाने के बाद उस लड़के को बुलाती हैं फ़ोन पे और बुलाने के बाद अपनी नर्सिंग होम ले जाती हैं और वहीं पे उसको इंजेक्शन बेहोशी का लगा के और उनके प्राइवेट को ऐसा क्या कर देती हैं कि ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगता है। ये दोस्तों सब लोग हैरान हो जाते हैं, ऐसा क्या हो उन लोगों में होता है कि इतनी ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगते हैं। ये अगर दोस्तों ये कहानी मैं आपको बताने जा रहा हूँ बिहार के पटना ज़िले की, जो आपको बहुत ही अच्छी लगेगी क्योंकि मैंने भी जब सुना देखा टीवी पे तो बहुत ही अचंभा लगा कि ये कैसे हो सकता है किसी के साथ। तो ये दोस्तों अगर ये चैनल आप लोग को अच्छा लगे तो शेयर और ज़रूर करिएगा, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अगर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा और एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो ये दोस्तों वो जो लड़का रहता है उसका नाम वेद प्रकाश रहता है और ये इनका नाम अभिलाषा रहता है। और ये दोस्तों इन लोगों में काफ़ी दिनों से 2 साल पहले से ये सिस्टम चल रहा था कि 2 साल पहले की बात ये अभिलाषा जी बताते हैं कि 2 साल पहले मैं एक नॉर्मल लड़की थी जो पढ़ाई करती थी 2-3 साल पहले। और उसके बाद मैं ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के बाद फिर मैं डॉक्टरी लाइन में आई। डॉक्टरी लाइन में फिर मैंने पढ़ाई की और एक डॉक्टरी की जब पदवी मुझे हासिल हो गई तो मैंने एक प्राइवेट नर्सिंग होम लिया और यहीं पे अपना जो है स्ट्रगल करने लगी और लोगों को यहाँ पे दवा देती थी, जो धीरे धीरे भीड़ लगने लगी और काफ़ी में प्रचलित हो गई और काफ़ी लोग आते थे। इसी दौरान एक समय जब यहाँ से ये वेद प्रकाश गुजरते थे तो ये हमारे पास आए, कहने लगे मैं वेद प्रकाश हूँ, यहाँ का पार्षद हूँ और लोग मुझे कोई भी काम होता है तो हम ही को करना पड़ता है। यहाँ के सारे लोग हमसे, हर आदमी तो हमसे जुड़ा हुआ है, कभी किसी चीज़ की ज़रूरत पड़े तो बताइएगा, अगर कोई बात पड़े तो मैं तैयार हूँ। तो इस बात पे अभिलाषा जी को बहुत ही अच्छा लगता है कि ये तो पार्षद है, इसका मतलब इस गांव एरिया में इसकी इज्जत होगी, बाकी ये सब कुछ जानता होगा और कोई ज़रूरत पड़ेगी तो हमारे काम भी आ सकता है। फिर ये दोस्तों इनको ये नहीं पता था कि धीरे धीरे हम लोग में और भी नज़दीकियाँ बढ़ जाएंगी, लेकिन आदमी फॉर्मेलिटी के तौर पे कहता है कि ठीक है कोई ज़रूरत होगी तो आपको बताएंगे। इत्तेफाक दोस्तों ऐसा होता है कि दूसरे दिन फिर वेद प्रकाश जी इनके यहाँ पहुँच जाते हैं तो ये कहती हैं कि अरे अभी तो मैंने आपका नाम लिया और आप आ गए, आपकी बड़ी लंबी उम्र है। इस पर से वेद प्रकाश को बड़ा अचंभा होता है कि अरे लगता है कि मैं कोई बात जरूर है मेरे में, या मुझसे हंस के बातें करती हैं। फिर वो भी कहने लगा देखिए मेरा नाम भी वेद प्रकाश है और मैं चारों तरफ प्रकाश ही प्रकाश फैलाता हूँ और चारों तरफ प्रकाश ही प्रकाश नजर आएगा। आप अगर कोई ज़रूरत पड़े तो हमें ज़रूर खिदमत करने का मौका दीजिएगा और मैं आपसे यही गुजारिश करूंगा कि कोई अगर ज़रूरत पड़ी तो मैं आपको बड़ा सौभाग्यवान समझूंगा अगर आपने मुझे कोई काम बताया तो कहती ठीक है आगे चल के मैं भी कोई बात काम बताऊंगी तो कर देना। तो कहता है कि देख कोई दवा ववा लेने की ज़रूरत पड़े तो तुम भी बताया, मैं भी ऐसी वैसी नहीं हूँ, डॉक्टर हूँ। कहता है ठीक है, आजकल किसी न किसी की तो सेहत बिगड़ी ही रहती है, आजकल सेहत किसकी ठीक रहती है, कभी इसी बहाने मैं आपसे भी दवा ले लूँगा। इस बात पे दोस्तों इन लोगों में प्यार धीरे धीरे आगे बढ़ने लगता है और वे प्रकाश जी कभी कदार इनसे मिलने आने लगते हैं। फिर ऐसा होता है कि इनकी सिलसिला आने जाने का जारी हो जाता है और ये दोनों से ज़्यादा मिलने लगते हैं। मिलते मिलते वेद प्रकाश जी एक ज़्यादा नज़दीकियाँ हो जाती है। वेद प्रकाश जी कहते हैं कि देखो मुझे आपसे प्यार हो गया है और मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ।
तो इस पे जो है अभिलाषा जी कहती हैं कि प्यार तो खैर मुझे भी तुमसे धीरे धीरे होने लगा है, लेकिन यहाँ तक बात नहीं बनेगी, अगर आप उससे शादी करोगे तभी आगे बात बढ़ सकती है। तो इस पे ये कहते हैं कि क्यों नहीं, हम लोग शादी क्यों नहीं कर सकते हैं, आप भी पढ़ी लिखी, मैं भी पढ़े लिखा, मुझसे मेरे भी चार जानने वाले हैं, मेरा भी रुतबा है, हौसला है, अच्छा खासा दिखने में लगता हूँ, मैं क्या कमी है, वैसे आप हैं, तो हम लोगों का प्यार अगर है तो हम लोग शादी क्यों नहीं कर सकते। इस पे अभिलाषा जी बड़ी खुश हो जाती हैं, और खुश होने के बाद इन दोनों में प्यार बहुत ज़्यादा नज़दीकियाँ ले आता है, और लेने के बाद फिर ये एक दूसरे से प्रेम प्रेम संबंध भी बना लेते हैं, और संबंध बनाने के बाद फिर ये चले जाते हैं, और जाने के बाद कुछ समय बीतता है तो फिर वेद प्रकाश जी फिर आते हैं, और आने के बाद इनसे हाल चाल पूछते हैं अभिलाषा जी से। तो अभिलाषा जी कहती है ठीक हूँ, लेकिन कहती है कि ये मैं ऐसा है कि प्रेग्नेंट हो गई हूँ, और इस प्रेग्नेंट का जो है प्रेग्नेंट हो गई हूँ तो इस बच्चे का क्या करना है। तो कहता है कि अरे अभिलाषा जी एक बात बताइए, हम लोग ने मज़ा लिया, अगर ये बच्चा आ जाएगा तो हम लोग की नाक कट जाएगी, बदनामी हो जाएगी, न तुम्हारी शादी न मेरी शादी, हम लोग शादी भी नहीं किए हैं, और बच्चा पहले आ जाएगा तो लोग क्या कहेंगे। इस बात से अभिलाषा भी कहती है कि हाँ ये बात तो सही है, ऐसा है कि चलो ठीक है हम लोग आगे सतर्क रहेंगे। तो बच्चा किसी तरीके से 3 महीना का हो जाता है, उसे गिरवा देते हैं। गिरवाने के बाद फिर दोस्तों इसी तरह प्रेम संबंध बनाते हैं, कम से कम 2 बार 3 बार। फिर वो कई बच्चे इसी तरीके से अभिलाषा जी को आ जाते हैं, और डॉक्टर महिला होने के बाद भी वो ये ताक में थी कि शायद वेद प्रकाश जी शायद मुझसे शादी करेंगे, तो वो बच्चे को गिराती नहीं थी। नहीं तो डॉक्टर हो के हमारे ये नहीं समझ में आता क्यों नहीं गिराएंगे, क्योंकि हमको लगता है कि वो जानबूझकर उस बच्चे को रखना चाह रही थी। वो 4 बच्चों का एबॉर्शन करवा देते हैं, 3 4 4 बच्चे जो एबॉर्शन करवाना बहुत बड़ी बात होती है, और 4 बच्चों का इसी तरह एबॉर्शन करवा देती हैं कि शायद वेद प्रकाश का हमसे शादी करेगा और बच्चा भी रख लिया जाएगा, अगर नहीं करेगा तो बच्चा तो है ही है, ये भी तो एक न एक चंगुल में आएंगे। ये सोचकर अभिलाषा जी सोच रही थी तभी, और ये अपने दिमाग में लगा हुआ था वेद प्रकाश की कि मैंने बहुतों को धोखा दिया है, बहुतों को इधर उधर की बातें पढ़ाई है, पार्षद हूँ, कोई मामूली नहीं हूँ, मेरा काम ही झूठ बोलना है, अगर झूठ नहीं बोलूँगा तो मेरा काम ही नहीं चलेगा। किसी को नाली बनवाना, किसी को सड़कें बनवाना, किसी को खंभे लगवाना, यही तो सब मैं वादा करता हूँ, और वादा करके अगर पूरा कर दूँ तो पार्षद कैसा। तो वो पार्षद अपने मन में सोचता है कि मैं हूँ और वो है, कि वो मुझे समझी नहीं है शायद, और मैं इसी तरह मज़ा लेता रहूँगा। फिर दोस्तों एक दिन क्या होता है कि ये अभिलाषा जी उनको कहती हैं कि ऐसा है कि हम लोगों में गुपचुपी बहुत हो चुकी, 4 बच्चे हम लोग गिरा चुके हैं, ऐसा है कि अब गिराने की बात मत करना, अब मुझसे शादी कर लो, क्योंकि बहुत दिन हो गए मज़ा लेते हुए, अब मुझे ज़्यादा दिन नहीं रहना है इस तरीके से, क्योंकि अब मैं इस तरीके से मज़ा नहीं लूँगी, क्योंकि बहुत समय निकल गया। इस पे जो है पार्षद वेद प्रकाश कहता है अरे तुम गुस्सा क्यों होती हो, इसमें गुस्सा होने की बात क्या है, मैं तो खुद ही तुमसे प्यार करता हूँ, मैंने तुमसे पहले ही कहा था शादी तो तुमसे करूँगा ही, क्यों नहीं करूँगा। कहीं करोगे, कहीं हाँ करेंगे, कहीं ऐसा है 30 जून को चलो हम आते हैं रजिस्ट्रार ऑफिस में, और हम लोग वहीं कोर्ट मैरिज कर लेंगे, ठीक है, आप चलिए वहाँ रजिस्ट्रार ऑफिस में, मैं वहाँ आता हूँ। और वही दोस्तों ये पहुँच जाती हैं रजिस्ट्रार ऑफिस, और रजिस्ट्रार ऑफिस में मेहंदी वेहंदी लगा के बढ़िया शादी की जोड़े में पहुँचती हैं। पहुँचने के बाद ये वेद प्रकाश जी का इंतज़ार करती हैं। वेद प्रकाश इंतज़ार करते 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 वहाँ पे नहीं आते हैं, और ये इंतज़ार करते करते इनका रास्ता देखते देखते वहाँ से चली जाती हैं, और परेशान फ़ोन भी लगाती हैं, स्विच ऑफ कर लेते हैं। फिर ये दोस्तों सोचती हैं कि इस अपमान का बदला तो मैं लूँगी, क्योंकि ये जो वेद प्रकाश है ये मेरे साथ धोखाधड़ी करना चाहता है, और ये सोचता है कि मैं सब ऐसी वैसी लड़की हूँ, और जैसे औरों को मैंने छकाया है वैसे इनको भी छका दूंगा। और वो मन में यही बैठाए रहती हैं कि अगर आया तो आज उसकी खैर नहीं, ये समझ लेना कि ऐसा काम करूँगी कि ज़िंदगी में किसी को अपनी शक्ल नहीं दिखा पाएंगे, और ना ही किसी लड़की से शादी कर पाएंगे, और ना कोई लड़की इनके साथ रहने को तैयार होगी। ऐसा इनके साथ ऐसा कर दूंगी कि ये ज़िंदगी भर पछताएंगे। फिर दोस्तों क्या होता है कि ये जब घर पे रहती हैं तो बहुत ही परेशान उदास बैठी रहती हैं, तब तक इत्तेफाक से वेद प्रकाश जी का फ़ोन आता है। कहता है कि अभिलाषा जी कहाँ है। तो अभिलाषा कहते हैं मैं घर पे बैठी हूँ। तो कहते हैं ठीक है मैं वहीं आ रहा हूँ, बस 5 मिनट में वह आ ही रहा था आपके पास। तो आने के बाद आता है
तो अभिलाषा जी को लगता है ऐसा लगता है कि उसने साथ कुछ हुआ ही नहीं। वो अपना आंसू से पूछती हैं, कहती हैं बताओ आप क्या पियेंगे, चाय, ठंडा, कॉफ़ी? तो वे फिर कहेंगे नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मैं पी लूँगा। तो वो खुद ही अपने आप कहने लगता है कि देखिए अभिलाषा जी, मैं कल नहीं आ पाया, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, क्योंकि उसी टाइम मुझे ऐसा अचानक काम पड़ गया कि एक लड़के की एक्सीडेंट हो गया, उसके सिलसिले में मुझे उसके यहाँ जाना पड़ गया, और उस काम धाम कराते कराते उस हॉस्पिटल से मैं निकल ही नहीं पाया। और मैं फ़ोन करने की सोच ही रहा था, फिर मैंने कहा कि अब तो तुम चली गई होगी, तो जाने के बाद अब मैं तुमसे कहूँगा तुम मानोगी नहीं, इस वजह से मैं तुम्हारे पास खुद ही चला आया। तो मेरी बात का बुरा मत मानना, मैं वैसा लड़का हूँ नहीं। तो ये बात सोच के अभिलाषा जी कहती हैं ठीक है कोई बात नहीं, ऐसा ऐसी बात है तो मुझे फ़ोन से रात में भी बता सकते थे कि अभिलाषा जी ऐसी वैसी बात है, तो मैं बुरा थोड़ी मानती। चलो तुमने कोई किसी के काम आए ना, अच्छी बात है, काम आए तो ऐसा तो करना ही चाहिए। कोई हो तुम्हारी जगह मैं होती तो मैं भी यही करती। तो इस बात से पार्षद वेद प्रकाश सोचा कि शायद जो है मेरी बात रंग लाई, ये लड़की को मैंने फिर बेवकूफ़ बना लिया और ये मान गई, इसका मतलब आज फिर कुछ मज़ा वाली बात होगी। तो कहता है कि ठीक है, आज थोड़ा मेरा मूड भी कर रहा था, लेकिन तो कहता है कि देखिए ऐसा है कि आज मुझे जाना है वो नर्सिंग होम में, कुछ क्लाइंट आए हैं और मैं वहीं जा रही हूँ, और ऐसा करिएगा आप चाय नाश्ता कर लीजिएगा, और जब वो लोग चले जाएंगे तो मैं आपको फ़ोन करूँगी, तो हम लोग का वहीं पे अगर तो कोई काम वाम करना होगा तो वहीं पे हम लोग कर लिया जाएगा। ठीक है, तुम तो जानते ही हो, पहले भी वहाँ आते थे तो सन्नाटे में हम लोग मज़ा मस्ती करते थे। तो वेद प्रकाश बहुत खुश हो जाता है, और ये वहीं से अभिलाषा जो है घर से अपना जो है नर्सिंग होम चली जाती हैं, और नर्सिंग होम में जाके बैठ के सोचती हैं कि अब मैं इसको कैसे बुलाऊं, कुछ देर बीते तब इसको बुलाऊं, क्योंकि तुरंत बुलाऊंगी तो ये कुछ सोच शक करने लगे कि ऐसी क्या बात है कोई बुलाया। 1 घंटे के बाद दोस्तों फिर वो अपने मन में सोचती हैं कि अब बुलाया जाए, क्योंकि वो सोच रहा होगा जो क्लाइंट होंगे, जो मेरे पास कस्टमर होंगे वो चले गए होंगे, मरीज होंगे। अब वो चले गए होंगे तो बुलाने में आसानी होगी, तो वो तुरंत आ जाएगा। अब ये कहती हैं कि देखिए वेद प्रकाश जी, वो लोग मेरे पास जो मरीज थे वो चले गए, अब आइए मैं अकेली बैठी हूँ, वैसे भी आपको प्यास लगी है, आइए मैं आपकी प्यास भी बुझा दूंगी। तो इस बात पे वेद प्रकाश बहुत ही मनोमन मन खुश हो रहे थे कि अब मुझे लगता है मेरी कहानी बनेगी, और तुरंत झट से पहुंच जाते हैं उसके नर्सिंग रूम में। और नर्सिंग रूम में दोस्तों वो जो पहुंचते हैं तो अभिलाषा जी कहती हैं कि हाँ अब बताइए क्या बता रहे थे आप, अब जो बताइए मैं करने के लिए तैयार हूँ। तो इस बात से वेद प्रकाश जी कहते हैं ठीक है आप करने के लिए तैयार, तो इसीलिए तो मैं आया हूँ, मैं जानता था कि हम लोगों की जब तक रातें रंगीन दिन रंगीन नहीं होता है तो मज़ा नहीं आता है, आप तो जानती हैं। तो इस बात पे वो कहती है कि हाँ ठीक है। फिर वो अपना जो है पैजामा जमा वैसे ही पार्षद जी लाए, वैसे अंचित लेटते हैं। लेटने में ये पहले से ही क्या करती हैं कि उस सिरिंज में बेहोशी की इंजेक्शन भर लेती हैं, भरने के बाद इनकी पीठ पे खोंच देती हैं, और खोंचने के बाद ये जो वेद प्रकाश होते हैं ये वहीं पे बेहोश हो जाते हैं। और बेहोश होने के बाद ये महिला डॉक्टर जो है क्या करती हैं कि एक सर्जरी वाले रूम से एक सर्जरी जिसे किया जाता है वो वाला कंपाउंड लाते हैं जो कैंची टाइप का होता है, और उसे पकड़ के इनका प्राइवेट पार्ट काट देते हैं, और काटने के बाद उसे पानी में बहा देती हैं। बहाने के बाद अब इनको वेद प्रकाश जी को कुछ देर बाद होश आता है, तो ये फटफटाने तड़फड़ाने लगते हैं, कहते हैं अरे बचाओ चिल्लाने लगते हैं। और इस बात पे वहीं पे महिला डॉक्टर भी बैठी रहती हैं, और वो कहती है कि मैंने तुम्हें कहा था ना, मना किया था कि तुम मुझे धोखा मत दो, लेकिन तुम माने नहीं, मुझे धोखा देने का अंजाम देख लिया। मैं वो हूँ कि जैसे छल से लोगों को मारा जाता है ना, जैसे पांडवों ने छल किया वैसे मैंने भी तुम्हारे साथ छल किया, जैसे कृष्ण ने छल किया वैसे मैं भी छल कर रही हूँ, और मैं छल करके तुमको भी इसी तरह प्राइवेट पार्ट को कर, जैसे तुम मेरे नहीं हुए वैसे तुम किसी के नहीं होगे। ये कहने जैसे तुम मेरे नहीं हुए ना वैसे तुम किसी के लायक नहीं छोड़ूंगी। और इस बात पे वो वेद प्रकाश जोर जोर से चिल्लाने लगता है,
और चिल्लाने के बाद वो नर्सिंग होम से बहुत तेज तेज जब आवाज़ें आने लगती हैं तो इधर उधर के लोग सब इधर उधर भागने लगते हैं। और आने के बाद सारी भीड़ इकट्ठा हो जाती है और फिर लोगों को ये नहीं समझ में आता इन लोगों में हुआ क्या है, कि आखिर किस वजह से चिल्ला रहे। लेकिन किसी को ये नहीं पता कि इसका कुछ कटा है या ये लेडी डॉक्टर कुछ करी हैं या वो कुछ हुआ है। लोग दौड़ते हुए जाकर देखते हैं तो माँ खून से लड़ाबद्ध ऊपर जो है हो जाता है। वो लड़का उसी को पकड़ के जो है अपने प्राइवेट पार्ट को चिल्लाता है कस के, अरे बचाओ चिल्लाने लगता है। इस बात पे उसमें से एक आदमी जो है पुलिस वालों को फ़ोन कर देता है। पुलिस वहाँ से आती है तत्काल और आने के बाद जो है देखती है तो खून से लबालब हो जाते हैं। लबालब होने के बाद वो जब पुलिस वाले आते हैं तो उनको पता चलता है कि उसका प्राइवेट पार्ट ही कट गया है। और कटने के बाद जो लोग उसका वीडियो बनाते हैं बाकायदा, और इनका वीडियो बनाते हैं पूरा ये खून से लबालब हो जाते हैं। फिर वो क्या करते हैं दोस्तों कि तुरंत उसको हॉस्पिटल जालंधर में भेजते हैं और उसको जो है तुरंत हॉस्पिटल भेजते हैं उसको तत्काल इलाज कराने के लिए। और महिला डॉक्टर को पकड़ कर ले जाते हैं और ले जाने के बाद इनको बंद कर देते हैं। बंद करने के बाद इनसे पूछते हैं कि आखिर तुमने ऐसा क्या किया उनके साथ, ये सब कैसे हुआ, तुमने किया कि वो कैसे हो गया। तो ये कुछ बोलती नहीं है, कहती है मुझे क्या पता, मुझे तो बाद में पता चला तो मैं भाग के वहाँ आई, लेकिन मुझे नहीं पता कि ये कैसे क्या हुआ। इस पर पुलिस वाले पूछते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है, तुम वहाँ पे मौजूद थी, वहाँ पे जितने लोग दौड़ते हुए आए थे तो तुम भी तो उनके साथ में आती, तुम पहले से कैसे मौजूद थी। इस बात पे पुलिस वाले काफ़ी जोर दबाव देते हैं और उसको जो है काफ़ी झकझोरते हैं। तब वो असलियत कबूल देती है, कहती है कि हाँ मैंने ही अपराध किया है, मैंने ही इनका प्राइवेट पार्ट काटा है और काट के पानी में बहाया है, क्योंकि ये मेरे साथ बहुत ही बदतमीजी किए हैं और बदतमीजी करने के बाद मुझे घर की रखैल बना लिया, अपने यहाँ की रखैल बना लिया। और रखैल बनाने के लिए एक नहीं मेरे साथ 4-4 बार एबॉर्शन करवाया, शादी का झांसा देके मैं 4-4 बच्चे की प्रेग्नेंट हुई और मुझे आज कम से कम 3-4 साल से ये झेला रहे हैं। और कि आज शादी कर लूँगा, आज शादी कर लूँगा, आज शादी कर लूँगा, लेकिन शादी करने का नाम नहीं ले रहे थे। मेरा जी इनसे ऊब गया था कि अगर अब की बार ये शादी करने से नानुकुर करेंगे तो मैं भी इनको छोड़ूंगी नहीं। ये सोचकर मैं पहले से बैठी हुई थी कि ये अगर मेरे साथ ऐसा कुछ करेंगे तो मैं भी ऐसा काम कर दूंगी कि ये कभी किसी को मुंह नहीं दिखा पाएंगे। और फिर क्या है दोस्तों, फिर वो ये महिला जो है पूरी तरीके से एकदम काली चंडी बन जाती है कि मैं इसका प्राइवेट कार्ड जब काट दूंगी तो ये किसी औरत के मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। और ये सब पुलिस को बता कर रोने लगती हैं, कहते हैं कि इसने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी तो मैं भी इनकी ज़िंदगी बर्बाद कर दूंगी, क्योंकि जो है अगर जिसने मेरे साथ किया मैं उसके साथ भी वैसा ही कर दिया। अब मुझे कोई पछतावा नहीं है, अब मुझे कोई पछतावा नहीं, जो होगा मैं देख लूँगी। इस बात पर पुलिस वाले क्या करते हैं, इनको जो है जेल भेज देते हैं, इन पर कार्रवाई करते हैं और इनको जेल भेज दिया जाता है और उस लड़के को हॉस्पिटल भेज दिया जाता है। लेकिन दोस्तों ये सबसे बड़ी दर्दनाक घटना है, क्योंकि अभी तो पूरी ज़िंदगी बची थी। एक आदमी को मार दो, सज़ा दे दो, वो तो चल जाएगा, लेकिन किसी को नपुंसक करके छोड़ दो ये नहीं चल पाएगा। आखिर ऐसा दोस्तों था तो एक दूसरे से मिल के एक दूसरे से समझौता कर लेते, लेकिन इस तरीके से घटना नहीं हो पाती है। और ये भी अगर शादी कर लेते, दोनों एक दूसरे को चकड़ बन रहे थे, अगर ये शादी कर लेते तो एक अच्छा खासा परिवार भी बनता और वो भी पढ़ी लिखी थी, वो भी पढ़े लिखे थे, बहुत भी अच्छा खासा परिवार चलता। लेकिन दोस्तों जब चालाकी किसी के मन में आ जाए, दिमाग में आ जाए, तो ज़्यादा दिन चलता नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ अपराध की ओर लेके जाता है। तो मैं तो कहता हूँ दोस्तों ये बिल्कुल जघन्य अपराध है। इस तरीके से किसी को मन में सोचना नहीं चाहिए। लड़की है वो भी गलत सोची, लड़का है वो भी गलत सोचा, दोनों के मन में सोच गलत थी, इसी वजह से गलत हुआ। एक के मन में भी सोच अच्छी होती तो हो सकता है कि ये इस तरीके की जघन्य अपराध नहीं होता। और मैं तो कहूँगा कि एक दूसरे से बैठ के अगर ये वार्तालाप करके सही से सुलझा लेते तो शायद आगे कहानी बन सकती थी। अगर दोस्तों ये कहानी आप लोगों को अच्छी लगी तो शेयर और ज़रूर करिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि कहानी कैसी है। क्योंकि दोस्तों मैं आप लोग सोच रहे हैं झूठ कहानियाँ बताते हैं, झूठ कहानी बनाने से हमें कोई फ़ायदा तो होने वाला नहीं है। और मैं दोस्तों जैसे टीवी पे आ रहा है, सब जगह आ रहा है, तो हो सकता है आप लोग भी इसको देखे हों। तो इसी तरीके से दोस्तों मैं भी कहानी देखता हूँ और सुनता हूँ, जो अच्छा लगता है वो आप लोग से शेयर करता हूँ। जैसा हो दोस्तों, कहानी अच्छी लगे तो शेयर कमेंट करिएगा। धन्यवाद, नमस्कार।